बनाना रिपब्लिक का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं माशी तौर पे। और फिर मीडिया, और मीडिया का भी एक 20 साल का सफर था। उससे पहले तो मीडिया बंद था, उससे पहले तो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो तो सिर्फ पीटीवी थी। तो जनरल मुशर्रफ, उसको दाद दे हम कि वो एक डिक्टेटर होते हुए उसने मीडिया खोल दिया, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के साथ सपोर्ट थी। लोग तंग थे इन दोनों पार्टी से, इनकी करप्शन, दो दफा करप्शन में गई, लोग तो तंग थे। तो लोगों ने मुशर्रफ को खुशामदीद, उसको वेलकम किया। मुशर्रफ ने मीडिया खोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शऊर पैदा किया पब्लिक के अंदर। मेरी पार्टी बनी क्योंकि मुझे मौका मिल गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाने के लिए, नहीं तो 2 पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी तो नहीं आती। अब वो सारा जो मीडिया का एक पूरा एक सफर तय करके यहां पहुंचे थे, वो जीरो हो गया। एक हुक्म मिला है कि इमरान खान का आपने नाम नहीं दिखाना, यानी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस लीडर के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा पब्लिक ओपिनियन में सपोर्ट है, उसको गायब कर दिया। तो दिखाना क्या फिर मीडिया पे? और फिर सहाफी चुप करके, यानी मैं आज देखना चाहता था कि कितने में दम है, क्या वाकई आप आजादी राय और आजादी मीडिया के साथ खड़े थे, या आपको कितनों को सिर्फ ये आजादी राय के पीछे छुप के एजेंडाज के ऊपर काम कर रहे थे, और मालिकान के जो एजेंडाज हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे, और मालिकान उनसे फायदा उठाते हैं। उनको इतना फायदा इससे नहीं होता जो चैनल से मिलता है, उनको जो बिजनेसेस में फायदा होता है। तो कितने सहाफी थे जो उन एजेंडाज पे चल रहे थे। अल्लाह का करम यह है कि दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। इस मुश्किल वक्त में लोगों का पता चलता जा रहा है, और मीडिया की पूरी समझ आनी शुरू हो गई है कि मीडिया किधर खड़ा है, और लोग सारे सोशल मीडिया पे चले गए हैं, और सोशल मीडिया से अब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि कौम को तो पता चल गया कि मीडिया अब सेंसर हो गया बिल्कुल। और उसके बाद जो अगली बात करता हूं कि अब इसके बाद हमारी इकोनॉमी आ गई, हमारी जमहूरियत भी खत्म, जमहूरी इदारे भी खत्म, सिर्फ एक पार्टी को बाहर रख रही। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मुल्क को खतरा है, वो तो हमारी माइशत का है। इकोनॉमी हमारी बैठ गई है। मैं सिर्फ फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि इस वक्त इकोनॉमी का हाल क्या है। हम जब छोड़ के गए थे 6.1% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी, यानी दौलत में इजाफा हो रहा था मुल्क में। और मैं फिर ये कहूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अमेरिकी डॉलर्स ना आने के, जो कि अयूब खान के दौर में आए, जिया के दौर में आए, मुशर्रफ के दौर में आए, तब ग्रोथ रेट ऊपर थी। ये पहली दफा है कि 2 साल हमारी एवरेज 6% पे इकोनॉमी, कोई बाहर से डॉलर नहीं आ रहे थे। ऑल राउंड इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी, ज़राअत अच्छा कर रही थी, सर्विसेज में इजाफा हो रहा था। तो जब मुल्क जब ऊपर जा रहा था 6% पे, उधर से साजिश करके एक आदमी ने बंद कमरे में फैसला करके गवर्नमेंट कराई। अब आज देखें जरा क्या हालात है। पाकिस्तान की 6.1% से आज हमारी ग्रोथ रेट, यानी इकोनॉमी में जो इजाफा है, वो पहुंच गई है 0.3 पे। इंडिया इस वक्त 7.2% पे बढ़ रही है, आगे ग्रोथ रेट आगे। बांग्लादेश 5.5% पे बढ़ रही है, और हम 0.3 पे पहुंच चुके हैं। एक साल के अंदर हमारा जो मुल्क का जो एक्सपोर्ट्स है, देखे ना, जब तक आमदनी आती है डॉलर से, तो हमारी एक्सपोर्ट तो हर साल बढ़ रही थी इस वक्त, और एक्सपोर्ट्स यानी डॉलर्स अंदर आते हैं जब चीजें बेचते हैं, 13.6% पे एक्सपोर्ट्स गिरी हैं एक साल में। और जो दूसरी चीज डॉलर्स अंदर आते हैं रेमिटेंसेस से, वो 13% पे गिरी है रेमिटेंसेस। इनका मिला के, और फिर जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, डॉलर्स आते हैं ना, वो 90% गिर गए हैं। एक साल में 90% इन्वेस्टमेंट गिर गई है। और हमारा जो रोशन डिजिटल हमने अकाउंट खोला था, जो 1-1.5 साल में $5 अरब पे पहुंच गया था, वो आज उसमें पैसे निकाल रहे हैं लोग। यानी कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा एहसास है, वो इत्मीनान खो बैठा है इस गवर्नमेंट पे। तो जब टोटल हमारा हमने कितना एक साल के अंदर
نقصان کتنا ہوا ہے انویسٹمنٹ میں اور اس پہ انویسٹمنٹ پہ اور ریمیٹنس اور ایکسپورٹس پہ 7 ارب ڈالر. تو آئی ایم ایف کے پاس 6 ارب ڈالر ہم مانگ رہے ہیں یا 7 ارب ڈالر کا ملکی آمدنی میں کمی آ چکی ہے. پھر آگے چلیں. اس وقت جو پاکستان کا قرضہ ہے پچھلے 12 مہینے میں پاکستان نے تقریباً 15,000 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. اب یہ یاد رکھیں 15,000 ارب کا قرضہ 12 مہینے میں. ہماری حکومت جو پہلے ہی مشکل وقت میں آئی تھی کیونکہ سب سے بڑا خسارہ بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. ہمارا جو ٹوٹل ہم نے اپنے دور کے اندر کتنا ہم نے خسارہ لیا کتنا ہم نے قرضہ لیا ہمارا 18,500 ارب 18,500 ارب. 3.5 سال میں انہوں نے 1 سال میں 15,000 ارب روپیہ قرضہ لیا. یہ جو قرضہ بڑھ رہا ہے ملک میں اور قرضہ اور بڑھتا جائے گا کیونکہ آمدنی تو کم ہوتی جا رہی ہے. اس وقت جو عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے وہ ہے مہنگائی انفلیشن. ہم چھوڑ کے گئے تھے 12.4% پہ. آج پاکستان میں مہنگائی 38% پہ ہے. یہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پھر اس سے زیادہ خوفناک ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 48% پہ ہے. یعنی جو عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ 48% پہ ہماری انفلیشن ہے. سری لنکا جس کا ہمارے سے زیادہ برا حال ہے وہ اپنی مہنگائی کم کر کے 25% پہ لے آیا ہے. یاد رکھیں سری لنکا میں لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے تھے مہنگائی کی وجہ سے. آج وہ 25% پہ آ گئی ہے جبکہ پاکستان کی مہنگائی 38% پہ پہنچ گئی ہے. اور پھر جو انٹرنیشنل جو قیمتیں جس کی وجہ سے ہمارے دور پہ مہنگائی لوگ کر رہے تھے 30% کموڈٹی کی قیمت انٹرنیشنلی گری ہیں. یعنی تیل جو انرجی پرائسز تھے جو پام آئل تھا یعنی جو ہم گھی منگواتے تھے وہ آج آدھی قیمت پہ ہے. لیکن اوورآل 30% دنیا میں یہ جو چیزیں مہنگائی بڑھا رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں اور پاکستان میں اب یہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر 2-3 اور چیزیں یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی اب روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے 30 ارب ڈالر جون 2024 تک واپس کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ ہمیں تقریباً 1 سال میں 30 ارب ڈالر واپس کرنا ہے کیونکہ ڈالر کی جو انکم ہے وہ تو کم ہوتی جا رہی ہے. اور پھر ہمارے اس وقت کم ہو گئے جو ہم نے ہمارا ریکارڈ ٹیکسز ہم نے کٹے کیے تھے وہ ریکارڈ ٹیکسز بھی نیچے چلے گئے ہیں اور ہماری جتنی بھی ٹارگٹس ہیں اس گورنمنٹ نے مس کر دی ہیں. جو اس وقت سود ہے وہ 21% ہے. تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ 21% سود پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور پھر جو اس وقت سیل ہو رہی ہے ڈیزل کی بجلی کی سیمنٹ کی وہ 20 سے 30% گر چکی ہے. اس کا مطلب بڑے طور پہ بے روزگاری آ رہی ہے بے روزگاری آ چکی ہے. میں صرف اس کی آخر میں ڈاکٹر حفیظ ڈاکٹر پاشا جو پاکستان میں سب سے بڑے اکانومسٹ مانے جاتے ہیں اور بڑے نام ہے ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے برے حالات ہیں. تو میں اب پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ جو کوشش ساری کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو ہٹانے کی وہ انہی لوگوں کو تو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لوگ جو 1 سال کے اندر ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پھر واپس آ کے کیونکہ اگر تحریک انصاف کو ختم کریں گے تو یہی لوگ ہوں گے نا اور تھوڑے سے اور لوگوں کو ریلو کٹوں کو اکٹھا کر کے آپ کوئی اور پارٹی میں دھکیل کے ہمارے لوگ توڑ کے کر دیں گے. تو چلیں یہی سوچ لیں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی تو پھر یہی لوگ واپس آئیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آ کے پھر کیا کریں گے کہ اگر انہوں نے 1 سال میں ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے خود تو ان کو فرق ہی نہیں پڑا
याद रखें, इनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं, इनके डॉलरों में पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये जो मुल्क नीचे जा रहा है, ये जो महंगाई हो रही है, ये जो रुपया गिर रहा है, उसकी वजह से जो महंगाई और गुर्बत आ रही है, इनको कोई फर्क नहीं। मैं ये लोग आज यहां ऊपर हमारे मुल्क के फैसले कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि उनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं। अगर इनके मुल्क से बाहर पैसे पड़े हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको जब वक्त आएगा, मुश्किल वक्त आया, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, सब ने मुल्क से बाहर भाग जाना। कम अज कम जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक काम तो करे ना। इन सब जो यहां आज फैसले कर रहे हैं, एक काम करे कि इन सबको ECL पे डाले, और ECL पे तब तक डाले जब तक इलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इन्होंने, इनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, मुल्क बैठ रहा है। इनको तो, इनके जब डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, रुपया गिर रहा है, इनकी तो डॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पाकिस्तानी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और मैं आज आपको अपना आखिर में यह भी बता दूं कि मुल्क ठीक होगा कैसे, इस दलदल में से निकलेगा कैसे। सिर्फ एक तरह निकलेगा कि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, 10 करोड़ बाहर पाकिस्तानी बैठा। मैं फिर से आपको बता दूं कि सिर्फ अमेरिका के अंदर 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं। उनकी जो सालाना, उनकी जो वेल्थ है, वो 200 अरब डॉलर है, सिर्फ 16,000 की। जो टॉप इस वक्त 10 पाकिस्तान के बिजनेसमैन है अमेरिका में, उनकी वर्थ 25 अरब डॉलर है। अगर हमने किसी वक्त भी बाहर से अपना जो ओवरसीज पाकिस्तान ने सरमायाकारी करनी शुरू कर दी, वो ही बचाएगा। जब और इंडिया ने जब अपनी इकोनॉमी खोली, तो सबसे पहले सरमायाकारी ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज इंडियंस ने की। हमारी भी जो सरमायाकारी और फ्यूचर है, वो शॉर्ट टर्म में अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के हाथ में। वो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं आएंगे। ये जो हरकतें की जा रही हैं, वो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यहां से लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। इस वक्त जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कीमती प्रोफेशनल जिनके ऊपर सरमायाकारी करके, उनको ट्रेनिंग देके, जो जिनके पास हुनर है, उनके लिए तो दरवाजे खुले हैं दुनिया के, वो तो कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में। वो छोड़ के जब वो छोड़ के जा रहे हैं, जब हमारा सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो ये सारी हरकतें और हो इस वजह से है कि ऊपर तो पहले चोर मुसल्लत कर दिए। मुझे बताएं, कौन मुल्क से बाहर से पैसा लेके आएगा ओवरसीज पाकिस्तानी, जब वो देखेगा कि शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं? कौन लेके आएगा पाकिस्तान? जब इनको एतमाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में नहीं है, तो वो उनको कैसे एतमाद आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में? तो किधर से आएगा पैसा? तो शॉर्ट टर्म में तो आना है बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा तब लेके आएगा जब रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, जो आज खत्म किया जा रहा है, जिसकी कब्र खोदी जा रही है। जब तक जस्टिस सिस्टम में, हमारे जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टर को, सरमायाकार को इत्तेमाद नहीं होगा, पैसा नहीं आने लगा। और जब तक इस मुल्क में पैसा नहीं आएगा, अपने डॉलर्स नहीं आएंगे, हम ये जो 30 अरब डॉलर हमने एक साल में देना है, हम किधर से देंगे? हम तो और डॉलर्स ले रहे हैं। हम तो इस वक्त IMF से और कर्जे मांग रहे हैं। हमारे पास तो सकत ही नहीं है पैसे देने की। तो इसलिए मैं उन सबसे पूछता हूं जो तहरीक इंसाफ को खत्म कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए कि उनके पास तो और कोई रोड मैप ही नहीं है। वो तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो उनके पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इसका मसले के हल ही नहीं है। उनका मसले का हल सिर्फ एक नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर कांटा डल जाए, या वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बगैर।